Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department of NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 8 from the subject Control System and PLC. Subject code is 22531 and this part is from unit number 2, that is Time Domain Stability Analysis. This is the last part of this unit, that is Root Stability Criteria, and it is very interesting to design a stable system and to check a stable system. These are the course outcomes, and related to this unit number 2, the course outcome is determine the stability of control system, and here is the COPO mapping as per the previous lecture. These are the learning outcomes. Learning outcome means after completion of this topic you will be able to understand the root stability criteria and its importance. You will be able to solve the examples based on root criteria and you will be find out with the stable system. रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया अब हमको पढ़ना है, तो रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने के लिए सबसे पहले रूट्स एरे डिज़ाइन करना पड़ता है, और उसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले ट्रांसफ़र फंक्शन को ऑब्ज़र्व कीजिए, और जो ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर होता है उस डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है विथ ज़ीरो. सो ये मिल जाएगा हमको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन. ये बहुत बार हम लोग कर चुके हैं. दिस इज़ द डिनोमिनेटर और द ट्रांसफ़र फंक्शन, और डिनोमिनेटर को अगर इक्वेट करते हैं तो ये बन जाता है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं डिनोमिनेटर के, उनको एक एरे में हमको अरेंज करना है. जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट A0, फिर A1, फिर A2, A3, A4, ऐसे कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती है, तो उनको हमें एरे में डिज़ाइन करना पड़ता है. अभी वो देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन द रूट. अब देखिए अपनी जो टर्म्स थी, दिस इज़ द इक्वेशन s रेस टू द पावर n, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है s रेस टू द पावर n-1. अगर यहाँ पे s टू द पावर 5 है तो नेक्स्ट वाला s टू द पावर 4 रहेगा, फिर यहाँ पे s टू द पावर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, 1 रहेगा, लाइक दैट. तो n से एक एक कम होते जाएगा. तो s टू द पावर n, s टू द पावर n-1, n-2, n-3 अप टू s टू द पावर 0. ऐसे हमको वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है. उसके बाद में s टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट है A0, उसको यहाँ लिखना है, और नेक्स्ट A1 वाले को उसके नीचे लिखना है. फिर A2 को यहाँ ऊपर लिखना है, A3 को नीचे लिखना है, फिर A4 ऊपर, A5 नीचे, A6 और A7. लाइकवाइज वी आर गोइंग टू राइट द एरे इन द सिमिलर मैनर. अब ये एक बार 2 रोज हमारे कंप्लीट हो जाने के बाद, हमारे जितने भी टर्म्स है उतने कंप्लीट हो जाने के बाद, नेक्स्ट वाला जो B1 है उसको डिज़ाइन करने का जो रूल है, उसका जो फॉर्मूला है, दिस B1 एलिमेंट, इसको डिज़ाइन अगर मुझे करना है, दैट इज़ द रो नंबर s टू द पावर n-2. तो इसको डिज़ाइन करने के लिए आप ऊपर देखिए, आपके पास 2 रोज हैं, एक A0, A2, A4, A6, और एक है A1, A3, A5, A6, यानी सारे इवन टर्म्स और सारे ऑड टर्म्स. तो यहाँ पे B1 डिज़ाइन करना है, तो B1 के एग्जैक्टली ऊपर वाला कौन है? A1. उसका डायगोनल एलिमेंट देखिए A2. तो A1 इंटू A2 माइनस A0 इंटू A3. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है A1 इंटू A2 माइनस A3 इंटू A0 अपॉन दिस एग्जैक्टली अपोजिट, यानी ऊपर वाला जो एलिमेंट है दैट इज A1, वो, यानी ये हो गया हमारा B1. अब अगर मुझे B2 लिखना है, तो B2 लिखने के लिए क्या रूल रहेगा? A1 इंटू A4 और माइनस A5 इंटू A0 अपॉन दिस A1. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ B2. B2 कैसे लिखा हुआ है? दिस इज A1 इंटू A4 माइनस A5 इंटू A0 अपॉन दिस A1. अगर मुझे B3 लिखना है, सो B3 लिखने के लिए सेम फॉर्मूला, A1 इंटू A6 माइनस A7 इंटू A0 अपॉन दिस A1. तो लाइकवाइज यू कैन फॉर्म द नेक्स्ट रो. ये नेक्स्ट वाली रो हमारी बन गई. पहली 2 रो तो हमने ये पॉलिनोमियल इक्वेशन से ले ली थी.
नेक्स्ट वाली रो हमने खुद डिज़ाइन की है बाय यूजिंग दीज टू रोज। अब इसके बाद वाली, जब तक ये पूरे s रेज़ टू द पावर 0 तक की रो कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें ये सारी प्रोसेस करती जानी है। अब आप देखो कि यहाँ पे मुझे b1 वाली रोज कंप्लीट हो गई, अब मुझे यहाँ पे c1 वाली रो करना है। तो हाउ टू डिज़ाइन c1 के ऊपर कौन है, b1, तो b1 इंटू a3 डायगोनल में माइनस दिस b2 इंटू a1 और अपॉन दिस b1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रूल, जो भी हमने पहले रो के लिए लगाया है रूल, द सेम रूल वी हैव टू फॉलो फॉर द रिमेनिंग रोज। तो c1 इज इक्वल टू b1 इंटू a3 माइनस b2 इंटू a1 अपॉन दिस b1। अब मुझे c2 डिज़ाइन करना है, c2 का क्या रहेगा फिर, b1 इंटू a5 माइनस b3 इंटू a1। सो हम दिस c2 इज b1 इंटू a5 माइनस b3 इंटू a1 अपॉन दिस b1। तो इस टाइप से। और आप ऑब्जर्व कीजिए कि पहले दो रो में 4 एलिमेंट्स थे, उसके बाद वाले रो में 3 एलिमेंट्स आए, उसके बाद वाले रो में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स आए और उसके बाद वाले रो में हमारा एक ही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब रो बाय रो द एलिमेंट्स आर गोइंग टू डिक्रीज और फाइनली हमको लास्ट एक ही एलिमेंट मिलेगा लास्ट वाले रो में। यहाँ पे देखिए ईच कॉलम विल रिड्यूस बाय 1 एज वी मूव डाउन द एरे। जो अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे हम नीचे की डायरेक्शन में जाते रहेंगे हर कॉलम एक एक से डिक्रीज, यानी हर एक जो रो है वो एक एक एलिमेंट से डिक्रीज होते जाता है ना। यहाँ पे पहले 4 कॉलम थे, फिर यहाँ पे अभी 3 ही कॉलम आए, फिर यहाँ पे 2 ही कॉलम में आया आंसर और फाइनली यहाँ पे एक ही कॉलम में आंसर आएगा। दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन टिल लास्ट रो इज ऑब्टेन, यानी लास्ट वैल्यू जब तक नहीं मिलती हमको तब तक हमको ये पूरी प्रोसेस रिपीट करना। फाइनली ये पूरा एरे जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तब हमें फर्स्ट रो के साइन को चेक करना है कि a0, a1, b1, c1 अप टू an अगर सभी का साइन सेम है, अगर पहले a0 का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, अगर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब दैट सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी साइन चेंज होता है, जैसे a0 का साइन पॉजिटिव है, a1 का साइन पॉजिटिव है और अचानक से b1 कैलकुलेट करने के बाद अगर हमें पता चला कि b1 का साइन निगेटिव आ रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज़ अ अनस्टेबल सिस्टम। तो जब जब रो कॉलम 1 का साइन सेम रहता है तो सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। सो यहाँ पे देखिए द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल इज ऑल टर्म्स इन द फर्स्ट कॉलम at roots array should have same sign. There should not be any sign change in the first column. अगर पहले से नेगेटिव है तो पूरे साइन नेगेटिव ही होने चाहिए, अगर पहले से पॉजिटिव है तो पूरे साइन पॉजिटिव होने चाहिए। इट शोज दैट दैट सिस्टम इज स्टेबल। यानी किसी ने अगर आपको प्रूव करने के लिए कहा कि चेक वेदर दैट सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, तो आप ये एरे डिज़ाइन कर सकते हो और एरे से आप जज कर सकते हो कि अगर पहले कॉलम के सभी के साइन सेम है इसका मतलब वो सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है कि पहले 2 रो में साइन पॉजिटिव है, नेक्स्ट रो के लिए साइन नेगेटिव हुआ, उसके बाद वाले रो के लिए फिर से पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब देयर इज़ अ साइन चेंज। और अगर कोई साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब दैट सिस्टम इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ अनस्टेबल। और अनस्टेबल का मतलब होता है कि उसके सारे जो रूट्स है वो इमेजिनरी एक्सिस के राइट हाफ प्लेन में है ना, राइट हैंड साइड में है, इसीलिए दैट सिस्टम इज। नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन एग्जांपल। दिस इज s क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12s प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है और इस एग्जांपल से आपको बोला गया है कि चेक वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग द रूट्स क्राइटेरिया हम इसको सबसे पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो s क्यूब का जो मल्टीप्लायर है, कोएफिशिएंट है, वो रहेगा a0, हमेशा a0 से स्टार्ट करना है, a0, उसके बाद 6 इज़ नथिंग बट a1, फिर a2, फिर a3, यानी हमारे पास 4 ही वेरिएबल हैं। तो s क्यूब लिखो, यहाँ पे हमने लिख दिया s क्यूब, फिर s रेज़ टू पावर 2, फिर s टू द पावर 1 एंड फाइनली 8 का मतलब क्या है कि s टू द पावर 0। s टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, इसलिए यहाँ पे s नहीं दिख रहा है।
तो यहाँ पे रहेगा s टू द पावर 0। उसके बाद में a0, a1, a2, a3 लिखने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को। a0 यानी पहला एलिमेंट यहाँ लिखो, a0 की वैल्यू कितनी है 1, s टू द पावर 3 को कुछ भी मल्टीप्लायर नहीं है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लायर है 1। सो यहाँ पे आएगा 1, फिर जो 6 है वो उसके नीचे, फिर 12 है वो डायगोनली, फिर लास्ट में 8 है वो यहाँ पे। अब मुझे ये 2 रो तो मिल गए, मुझे नेक्स्ट वाला एलिमेंट डिज़ाइन करना है b1। b1 को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया था, 6 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन दिस 6। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर b1, a1 इंटू a2 माइनस a3 इंटू a0 अपॉन a1। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 6, a2 की वैल्यू क्या है 12, a3 की वैल्यू क्या है 8 और a0 की वैल्यू क्या है 1। सो इसमें हम कैलकुलेट करके देखेंगे 6 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 1 अपॉन दिस 6, तो हमें आंसर मिलता है एंड दैट b1 आंसर इज, वो जो b1 का आंसर है वो है 10.67। अब मुझे b2 कैलकुलेट करना है। b2 कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए 6 इंटू दिस फैक्टर। अभी हमारे पास 4 ही एलिमेंट थे, तो 5वां और 6वां एलिमेंट तो था ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या रहेगा हमारे पास 0 0। तो b2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो b2 की वैल्यू फाइंड आउट करते वक्त हमें क्या करना है कि दिस 6 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1। सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी b2 की वो कम्प्लीटली 0 ही आएगी, है ना। तो ये आ गया हमारा 0 b2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। अब लास्टली जो हमें an का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए क्या टेक्निक बताया था, दिस b1 इंटू दिस, इन डायगोनल एलिमेंट्स को हमको मल्टीप्लाई करना है। 10.67 इंटू दिस 8 माइनस 0 इंटू 6, तो 10.67 इंटू 8 अपॉन दिस 10.67, तो ये आंसर आएगा हमारा 8। तो फाइनली जो हमारा आंसर आता है दैट आंसर इज नथिंग बट द 8। और ये 8 कैसे मिला हमको, 10.67 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 0 यानी 0 और डिवाइडेड बाय दिस 10.67, तो 10.67 कट जाएगी और हमारा फाइनल आंसर आएगा 8। इसके बाद आप चेक कीजिए कि आपके फर्स्ट कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ है दे आर विद द सेम साइन, देयर इज़ नो साइन चेंज, यानी 1, 6, 10.67 और 8, all the elements in the first column are of the same sign. That's why this system is very stable system, we can say that, or we can prove that that system is stable. तो इस टाइप से एरेज को डिज़ाइन करके भी हम सिस्टम स्टेबल है या नहीं इसका पता लगा। सो वी विल समरी जो रहेगी इस टॉपिक की वो इस टाइप से रहेगी कि हमने सिस्टम को स्टेबल है या अनस्टेबल है ये चेक कैसे करना है बाय यूजिंग रूथ्स क्राइटेरिया हम लोगों ने पढ़ लिया है बाय डिज़ाइनिंग द एरे। डियर स्टूडेंट, thank you so much for listening and watching this video carefully. In the next lecture we will continue the topic with unit number 3, that is 3.1 process control system. Thank you so much.